नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं इसमें हिंदी नेट सेट अध्ययन में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। इसके पहले हमने 2 भाग देखे हैं और तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस भाग को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक परिचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरिक परिचारिणी पत्रिका में 1921 में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला प्रारंभ की या शुरुआत की। उसको लेखमाला या एक स्तंभ भी कह सकते हैं। अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया। फिर वह जो लेख जो 1921 में उन्होंने प्रारंभ किए थे नागरिक परिचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से, फिर उन्हीं लेखों को उन्होंने पुस्तकाकार बनाया, किताब बनाया उन्हीं लेखों का उन्हीं लेखमाला का। इसमें उन्होंने लिखा है, उस लेखों में या उस लेखमाला में लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक जो है वह अपभ्रंश भाषा जो है एक प्रचलित रूप में प्रधानता रही है, अग्र भाग पर रही है। वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। विभक्तियाँ घिस गई है, खिर गई है। एक ही विभक्ति है वह और कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जो अपभ्रंश की जो विभक्तियाँ है वह उपयोग कर करके वह घिस गई है और नष्ट होने के कगार पर है। और फिर आगे चलकर वह कहते हैं कि पुनः कहते हैं पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है। पुरानी जो अपभ्रंश थी वह संस्कृत और प्राकृत भाषा से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से भी, यानी पिछली पुरानी जो हिंदी थी अपभ्रंश की पूर्व से, इससे ही वह मिलती है। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टता 2 भागों में बांटते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ जो अपभ्रंश को 2 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं, उसमें है पुरानी अपभ्रंश और परिवर्तित अपभ्रंश। 2 भाग अपभ्रंश को गुलेरी ने 2 भागों में बांटा है। उन 2 भागों के नाम क्या है? उसमें से एक भाग है पुरानी अपभ्रंश और दूसरी जो है वह परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस प्रवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया गया। यानी उन्होंने जो अपभ्रंश माना है गुलेरी जी ने, उसी को बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी सम्मिलित किया गया है। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लेखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। गुलेरी जी ने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों में हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लेखित जो प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध जो ग्रंथ है, संग्रहित रचनाओं का एक विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। उनके निबंधों में उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थी। यानी वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के समय में अपभ्रंश की जो रचना है वह एक कम देखने को मिलती थी। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बोधगान ओ दोहा भी उनके देखने में नहीं आया। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1916 में जो प्रकाशित हरप्रसाद शास्त्री का द्वारा लिखित ग्रंथ प्रकाशित हुआ था बोधगान ओ दोहा, यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं देखा था बच्चन सिंह के अनुसार। इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। और रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं। यानी इतिहास की जो प्रथम संस्करण जो 1929 में प्रकाशित हुआ था रामचंद्र शुक्ल का, उसकी भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहता है शुक्ल जी।
अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय 1050 में पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को पुरानी हिंदी मानते हैं। शुक्ल जी मानते हैं जो बौद्ध धर्म की या सिद्धों की जो भाषा थी वह पुरानी हिंदी शुक्ल जी मानते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कण्हप्पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कण्हप्पा का काल 1900 के उपरांत ठहराया है। यानी शुक्ल जी ने जो सरहप्पा थे वह कण्हप्पा थे। कण्हप्पा का कालक्रम जो उन्होंने 900 के उपरांत बताया है। राहुल जी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि यानी राहुल जी यानी राहुल सांस्कृत्यायन जो काव्यधारा में लिखते हैं 1945 में, अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। यानी अपभ्रंश जो साहित्य है वह अपभ्रंश भाषा में जो लिखा हुआ साहित्य है वही पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। यानी उन्होंने पूर्ववर्ती अपभ्रंश ऐसा कुछ झमेला नहीं कहा है, यानी ऐसा कुछ मेल नहीं किया है। सीधा राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है कि जो वह उन अपभ्रंश साहित्य जो है वह पुरानी हिंदी में आता है, ऐसा राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न अलग भाषा मानते हैं। उनका कहना है सुबत तिङन्त या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा है। यानी दोनों भी भाषा जो है वह पाली और प्राकृत इन्होंने संस्कृत का जो अनुकरण है वह नहीं छोड़ा है, वह संस्कृत का अनुकरण करके ही आगे बढ़ती है। और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तित हो गया। उसने एक नए सुबंधोत्तीर्णों की दृष्टि की है। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। यानी जो भी परिवर्तन हुआ है एक वह गुणात्मक जात्यात्मक परिवर्तन हुआ है, ऐसा सांस्कृत्यायन मानते हैं। अंत वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं। यानी राहुल सांस्कृत्यायन सिद्धों की रचनाओं को भी इसी काल में रखते हैं। इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। यानी आदिकाल का नामकरण करते हुए राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल नामकरण करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में अपभ्रंश को आप कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यानी अपभ्रंश को आप पुरानी हिंदी कोई नहीं कहता। यह जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 1000 ईस्वी सन से लेकर 1400 ईस्वी सन की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से लेकर 1400 तक का जो रचना काल है उसको आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है। जो आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको दो श्रेणियों में दो भागों में बांटा है। जैन प्रभापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा जो है वह भूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। यानी एक लोक भाषा की रचनाएं और एक जो है वह प्रभावपन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं एक मानते हैं और वह एक भूल से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा में लिखी हुई रचनाएं, ऐसे दो श्रेणियां मानते हैं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे। यानी प्रथम श्रेणी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो वह हेमचंद्र का जो व्याकरण था तुंग के प्रबंध चिंतामणि के दोहे रखते हैं और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पैगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद रखते हैं।
पर प्रथम श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरी श्रेणी में रासो काव्य को रखा है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा साहित्य कहते हैं, यानी लोक भाषा यानी जो बोलचाल की जो भाषा थी उस समय में, तत्कालीन समय में, उसको उन्होंने अपभ्रंश से भिन्न माना है, अलग भाषा माना है। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश राशक की गणना में परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया। यानी संदेश राशक की गणना जो है उसने परिनिष्ठित अपभ्रंश में किया है, फिर भी उन्होंने संदेश राशक ग्रंथ को आदिकाल में रखा है। क्यों रखा है इसका पता नहीं है। कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है, यानी कीर्तिलता जो विद्यापति की जो रचना है अवहट्ट में लिखी हुई, उसका जो व्याकरण का ढांचा जो है व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं तो वह अपभ्रंश व्याकरण दिखाई देता है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, यानी अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उसको द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी है। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, यानी शुक्ल जी जो है वह रामचंद्र शुक्ल, वह सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं। सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। यानी वह पुरानी हिंदी की भाषा, शुक्ल जी कहते कि जो सिद्धों की जो रचनाओं की भाषा थी वह देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी सिद्धों की, शुक्ल के अनुसार। सिद्ध कनप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। यानी शुक्ल जी जो कहते हैं कनप्पा जो उपदेश देते थे, भाषा उपदेश की जो भाषा थी वह भाषा पुरानी टकसाली हिंदी थी या काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यानी कनप्पा की जो उपदेश की भाषा थी वह भाषा टकसाली हिंदी थी और उनके जो गीत थे उन्हीं के गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली थी, यानी पूरब की ओर बोली जाने वाली बोली गीतों की थी कनप्पा की भाषा। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साकी और रैमनी में भी पाते हैं। यानी यही जो भेद है कनप्पा का, जो टकसाल यानी जो उपदेश देने की जो भाषा थी पुरानी टकसाल, और गीतों की जो भाषा थी वह पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली थी। यही जो आगे चलकर कबीर दास जो थे वह यही भी कहते हैं, अपनी जो कबीर की साकी और रैमनी की भाषा यही पाते हैं कनप्पा के जैसे। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुकड़ी है, यानी वह कबीर की जो साकी है उसकी भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित सामान्य खड़ी बोली है, पर रैमनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। यानी रैमनी जो कबीर के है उसमें उनकी भाषा जो ब्रज भाषा और कहीं कहीं पर पूर्वी बोली का भी प्रभाव दिखाई देता है। कुछ चरिया गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ट कहते हैं। यानी कबीर के कुछ गीतों या चर्चा पदों की भाषा को सुकुमार सेन जो है उसकी कबीर के भाषा को बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धोनाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। यह सब कौन कौन कह रहे हैं? यह सब रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकाला हुआ नहीं मानते। यानी रामविलास शर्मा जो है वह आधुनिक आर्य भाषा है वह अपभ्रंश से निकाला हुआ नहीं मानते, यानी वह अपभ्रंश से सम्मिलित है, ऐसा वह रामविलास शर्मा मानते हैं। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को कि संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि आद्य मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसेनी
छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है। यानी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का विरोध करने का जिसमें साहस है, उन्हीं लोगों का काम है कि लुप्त प्राचीन कल्पना करना या उस भाषा को स्थान देना जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए अपर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समांतरण लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती है। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। यानी वह रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्यिक भाषा के समांतरण लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती है। यानी साहित्यिक जो भाषा है या बोलचाल की लोक भाषा है, वह एक प्रवाह में चलती रहती है और इन्हीं में से आगे जाकर एक साहित्यिक भाषा का रूप लेती है। यानी जो बोलचाल की भाषा है, वह आगे चलकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण करती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। यानी साहित्यिक भाषा जो है कृत्रिम है, यानी वो मानव निर्मित है, और लोक भाषा जो है वह लोक भाषा अपने आप निर्माण हुई है, वह अपने आप बोलचाल से प्रवाहमान हुई है। और वह कृत्रिम भाषा जो है वह साहित्यिक, यानी साहित्य लिखने की जो भाषा है वह मानव निर्मित भाषा कृत्रिम भाषा है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। यानी वह लोक भाषा जो है वह एक स्वतः प्रवाहमान नदी, यानी वो नदी की तरह प्रवाहित होने वाली है। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसलिए इसमें ताजगी और मिठास होती है। यानी जो नदी का जल जो है वह ऐसे बहते रहता है, प्रवाहमय रहता है, इसलिए वह स्वच्छ एवं निर्मल लगता है। उसी प्रकार जो बोलचाल की जो भाषा है, वह भाषा नदी की तरह प्रवाहमय है। और साहित्यिक भाषा जो है साहित्यिक भाषा जो है वह उसी प्रवाहमय भाषा से, यानी उसी लोक भाषा से बनती है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। साहित्यिक भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती है। साहित्यिक भाषा जो है लोक भाषा से बनती है और फिर उसी साहित्यिक भाषा से लोक भाषा साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वह सही है। यानी रामविलास शर्मा ने जो नसेनी भाषा का जो खंडन किया है, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का जो खंडन किया है, वह बिल्कुल सही है। पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। यानी प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम भाषा, ये बनाई हुई भाषा है, ऐसा मानना आत्मविश्वास को पार कर जाना है, ऐसा मानते हैं। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बनाना ठीक नहीं है। यानी बच्चन सिंह कहते कि प्राकृत अपभ्रंश को वह कृत्रिम भाषा कहना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। यानी प्राकृत भाषा का जो क्षेत्र था या साहित्य था, वह एक देश के बड़े भूभाग पर प्रचलित था, वहाँ पर विराजमान था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा जो थी वह संस्कृत से सुनने में मधुर स्वर की भाषा थी, ऐसा मानते हैं। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यानी संस्कृत से मधुर भाषा प्राकृत और अपभ्रंश थी, इसको ठुकराने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुई होगी। यानी जो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा जो है यह भी लोक भाषा से उत्पन्न हुई होगी, ऐसा मानते हैं बच्चन सिंह। उनकी ध्वनियाँ असमान से तो टपकी नहीं। यानी उसकी जो ध्वनियाँ थी, प्राकृत और अपभ्रंश की ध्वनियाँ जो थी आसमान से तो टपकी नहीं थी, या वह नेचुरली तो नहीं थी।
वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना स्वाभाविक नहीं है। यानी कवियों की जो भाषा थी कविता लिखने की, उसमें कृत्रिम रूप से एक स्वाभाविक आ जाना भी, यह बात भी ठीक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? यानी कृत्रिम भाषा है, वह मानव निर्मित भाषा है, तो फिर आगे चलकर बौद्ध सिद्धों ने अपने धर्म उपदेश देने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए उसी भाषा का सहारा क्यों लिया, उसी भाषा को क्यों अपनाया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी जो अपभ्रंश का जो प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें जो जैन व्यापारी था, उनका योगदान था, ऐसा वे मानते हैं। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश जो साहित्य था, उस साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यानी बोलचाल की भाषा को अपनाया गया था अपभ्रंश भाषा में। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी अपभ्रंश का व्याकरण जो है वह प्राकृत व्याकरण है। अपभ्रंश का व्याकरण प्राकृत का व्याकरण है, तो उसमें बोलचाल की भाषा के क्रियापद, विरक्तीय, परसर्गों का प्रभाव देखा जा सकता है या देखने को मिलता है। इसके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। यानी उसके माध्यम से ही ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी, इनके भी रूप यहाँ उनके इस साहित्य में मिलते हैं। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है। यानी अपभ्रंश में जो विभिन्न काव्य रूप है, कथानक है, रूढ़ियों है, इनको लोक से ही लिया, यानी लोक भाषा से ही लिया है, न प्राकृत से न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। यानी अपभ्रंश साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में अध्ययन करना अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। यानी अपभ्रंश साहित्य जो है वह हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, ऐसा वे कहते, बच्चन सिंह कहते हैं। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा। यानी इधर जो साहित्य इतिहास जो था, साहित्य इतिहास लेखन में काव्य रूपों का जो अध्ययन करना था, वहाँ आग्रह बढ़ा, यानी रुचि बढ़ी। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। यानी कुछ जो लोग हैं वह कहते हैं कि साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूप, यानी साहित्य का किस प्रकार का रूप है, उसके परिवर्तन होने का अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। यानी साहित्य का जो इतिहास है वह साहित्य का रूप, यानी साहित्य में जो बदलाव हुए हैं वह बदलाव किस प्रकार हुए, इसका रेखांकन करना, यानी साहित्य का इतिहास है। उनके अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। यानी जो लेखन की जो विधाएं है, उस विधाओं का चयन, परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्चा गीत और दोहा, तो कभी कवित्व सवैया, कभी हरिगीतिका, तो कभी मुक्त छंद एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। यानी जो वह कवित्व सवैया है, कभी हरिगीतिका, ऐसे जो मुक्त छंद है, वह बाद में चलकर साहित्य में बदल जाते हैं, वह साहित्य रूप धारण करने लगते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। यानी जो वह लोकगीत है या कवित्व सवैया है, हरिगीतिका है या भक्ति भावना के गीत है, ये उपदेश साधना है, दोहे है, वह आगे चलकर साहित्य के इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, साहित्य का रूप धारण कर देते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐतिहासिक कारण होगा, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। यानी यह जो कारण है बोलचाल की गीतों का या लोक गीतों का परिवर्तित
साहित्य की भाषा में होना या साहित्य में सम्मिलित होना, यह जो कारणों की खोज का, इन कारणों की यह किस प्रकार वह लोकगीत जो है या लोक प्रचलित जो कहानियाँ हैं, रचनाएँ हैं, वह साहित्यिक रूप में साहित्य में बदल गए, वह किस कारण से बदले, इसके कारण की खोज करने की अभाव है, यानी कि वह किस प्रकार इसमें सम्मिलित हुई, ऐसा क्या कारण था कि वह लोकगीत साहित्य में आ गए। यह जो कारण है, यह कारण खोजने का अभाव है, वह कारण पता नहीं चला, इसलिए हिंदी इतिहास नहीं होगा, यानी वह इतिहास में गिना नहीं जाता। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं, यानी विधागत जो परिवर्तन होता है, इसके साथ साथ जो मूल्य है, वह मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तव में विधागत और मूल्यगत संबंधों सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है, यानी राहुल सांस्कृत्य ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत में लेते हुए भी अपभ्रंश लोक उन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को धारण करता हुआ प्रतीत होता है, यानी जो व्याकरणिक ढांचा जो है वह प्राकृत का होते ही वह एक लोक भाषा के व्याकरण का ढांचा भी एक वह प्रमाणित होता है। छंद उसने उसमें लोक से लिया, यानी जो छंद जो है वह उसने लोक भाषा से लिए। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार किया, यानी जो छंद जो है वह लोक भाषा से लिए और आगे चलकर वह साहित्य में भी उसका रूपांतरित हुआ, यानी हिंदी साहित्य में उसको स्वीकार किया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है, यानी दोहा जो है वह अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश में वीर श्रृंगार नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं, यानी अपभ्रंश भाषा में वीर रस, वीर श्रृंगार नीति, धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है, यानी हिंदी में भी जो दोहे का प्रयोग है वह श्रृंगार, वीर रस, वीर श्रृंगार नीति, धर्मपरक बातें बताने के लिए ही हिंदी में दोहे का प्रचलन हुआ है या प्रयोग हुआ है। सोरठा भी दोहाबद्ध के अंतर्गत ही माना जाए, यानी सोरठा जो छंद है वह भी दोहा का ही एक रूप है, ऐसा माना जाता है। दूसरा छंदबद्ध है पदड़िया या अलीलहा। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी है, यानी जो पदड़िया जो छंद है उसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी आवश्यक है। चतुर्भुज ने पदड़िया और जिनदत्त सूरी ने अलीलहा का प्रयोग किया है। पदड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता यानी पदड़िया छंद लिखते हुए 8 पंक्ति हो जाने के बाद एक धत्ता दिया जाता था। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा, यानी हिंदी में भी दोहा चौपाई वाले जो प्रबंध थे, प्रबंधों में दोहा लिखने के बाद दोहा द्वारा यानी दोहा होने के बाद धत्ता दिए जाने लगा, यानी अनुस्वार पूर्ण विराम कह सकते हैं, पूर्ण विराम। यूँ दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रवक्ता बौद्ध सिद्ध सरहप्पा मालूम पड़ते, यानी बच्चन सिंह के अनुसार जो है वह दोहा चौपाई पद्धति या छंद है उसके प्रयोक्ता जो है वो बौद्ध सिद्ध सरहप्पा मालूम, यानी बौद्ध सिद्धों में जो सरहप्पा हुए हैं उन्हीं ने वह दोहा चौपाई पद्धति का परिवर्तन किया है या उसको स्वीकार किया है। सूफियों की मसनवियाँ और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है, यानी तुलसीदास के जो सूफी कवियों की जो मसनवी शैली थी या तुलसीदास के जो मानस यानी तुलसीदास ने जो रामचरित मानस लिखा है उसमें भी दोहा चौपाई पद्धति का भी रूप दिखाई देता है, काव्य रूप। प्रबंधों का पुनर्रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्चा पदों में मिलता है, यानी प्रबंध काव्य का जो रूप है वह भी बौद्ध सिद्धों में चर्चा पदों में मिलता है।
कबीर के पदों में केवल चर्चा का रूप ही नहीं लिया गया है, बल्कि वस्तुतः वस्तु तत्व भी ग्रहण किया है। यानी कबीर के जो पद थे, कबीर के पदों में केवल चर्चा रूप का स्वीकार नहीं किया लिया गया है, बल्कि जो वस्तुतः वस्तु तत्व यानी जो लिखने के जो तत्व थे उसको भी ग्रहण किया गया है। कबीरदास में जो उलटबासिया और सुर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्चा पदों में पहले से ही विद्यमान है। यानी कबीरदास की जो उलट बासिया है तथा वो सूरदास में जो दृष्टकूट पद दिखाई देते हैं, वह इससे पहले भी चर्चा पदों में पहले ही चर्चा पद जो थे वह इससे पहले ही यानी कबीरदास तथा सूरदास कबीरदास से पहले ही उलटबासिया वो लिखी गई है, और जो दुष्टकूट पद जो है वह सूरदास से पहले ही चर्चा पदों में सम्मिलित है। आरंभ में रास एक गेय छंद या था, यानी आरंभ में जो रास रास जो था वह एक गेय छंद था, संभवतः जनता के बीच गाया जाता है। यानी प्रारंभिक तौर में जो रास जो था एक गेय छंद था, एक गेय मुक्तक काव्य था। बाद में उसको जनता के यानी उसको एक जनता के बीच में, एक जन समूह के बीच में गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। यानी संदेश रासक जो ग्रंथ है इसका जो 1/3 जो छंद है यानी 1/3 जो भाग है संदेश रासक का, वह रास छंद में ही लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चली पड़ी, यानी बाद में आगे चलकर रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई और फिर रासो काव्य की परंपरा चली और जो रास की जो परंपरा थी वह लुप्त हो गई, नष्ट हो गई। छपई कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। यानी जो पहले छप्पई, कुंडलिया, रोला, उलाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे, इसमें से कुछ इन छंदों में से कुछ को हिंदी ने स्वीकार किया और कुछ को अस्वीकार किया। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल थे, यानी यह जो काव्य रूप थे वह हिंदी खड़ी बोली के अनुरूप थे, इसलिए उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। जैसे जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्चा गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर, यानी यहाँ पर जो जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए हैं, और जो बौद्ध सिद्धों के जो दोहा कोश है और चर्चा गीत बंगाल, यानी बौद्ध सिद्धों के जो चर्चा पद है, दोहा कोश है, वह बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर लिखे गए हैं। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उसी मात्रा में न गुजराती को मिली और न बंगाल को। यानी जो बच्चन सिंह आचार्य की बात यह बताते हैं कि अपभ्रंश की जो विरासत है वह हिंदी को प्राप्त हुई, यानी हिंदी भाषा को वह अपभ्रंश की विरासत प्राप्त हुई, मगर वह विरासत गुजराती को और बंगला को प्राप्त नहीं हुई। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत है, यानी अपभ्रंश की जो सीमा है वह हिंदी की भी सीमा है। अंतः प्रदेश की सीमा, अंतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। यानी भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश का जो समग्र काव्य था उस काव्यों का अध्ययन करना अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐसा वह बच्चन सिंह कहते हैं। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपभ्रंश काव्य को 3 भागों में बांटा गया है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर का साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। यानी जो 14वीं या 15वीं शताब्दी में हिंदी की जो रचनाएं खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली भाषा में होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में, यानी विद्यापति 14वीं-15वीं शताब्दी में मैथिली और अवधी में भी अवहट्ट में लिखते थे।
इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अंततः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। यानी अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करते हुए जो उन साहित्य में जो कवि है उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। यानी वह अपभ्रंश का काव्य रूप लिया, लेकिन उसकी जो अंतर योजना थी वह बदल डाली है। अपभ्रंश काव्य, अभी यहाँ से अपभ्रंश काव्य प्रारंभ होता है। अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है। यानी बच्चन सिंह कहते कि अपभ्रंश भाषा में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई, प्रारंभ कब से हुआ अपभ्रंश भाषा में काव्य लिखने का, यह निश्चित कह नहीं सकते, कहना कठिन है। एक कालिदास के विक्रमोर्वशी नाटक के चतुर्थ में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। यानी कालिदास के जो विक्रम मौर्य वंशीय नाटक था उसके चतुर्थ अंक में एक अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। इसका एक उदाहरण देते हैं। मोरा परहु हंस विरह अलीगम पवल सरी कुरकम तुझह कारणे सराहने ममते कौन हु पुछई मरो। यहाँ पर यह कालिदास का जो उदाहरण देते हुए कहते हैं, ध्वनि पद संगठना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है। यानी वह बच्चन से कहते कि यह जो ये है वह प्राकृत की रचना नहीं है, अपभ्रंश की रचना है, ऐसा उनका मानना है। पर कुछ विद्वान इसे प्रवृत्ति मानते हैं। यानी कुछ विद्वान अपभ्रंश का मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। उद्योतन सूरी के कुवलय माला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे। यानी वह उद्योतन सूरी जो है वह उसका कुवलय माला जो ग्रंथ था 3री शताब्दी का, उससे लेकर 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिलते हैं। पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलते हैं। यानी 8वीं शताब्दी में जो सिद्ध जैनों द्वारा रचित अपभ्रंश काव्य भी मिलते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। यानी अपभ्रंश जो थी वह मूलतः पश्चिमी भारत की बोली थी। भारत के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली बोली अपभ्रंश थी। अभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारात्व का बाहुल्य हो गया। यानी अभीरों का आगमन हुआ और उसी भाषा में उकारात्वत्व का जो उकार तत्व है उसका बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समुच्चय उत्तर भारत के साहित्य की भाषा में हो गया। धीरे धीरे करके वह उत्तर भारत की भाषा में भी प्रचलित हुआ। पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात और बिहार, बंगला में पाई जाती है। लोगों ने प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा। यानी लोगों ने प्रश्न उठाया कि इसका जो प्रभाव है पूर्व पश्चिम सीमा में ही क्यों पड़ा, अन्य भाग पर क्यों नहीं पड़ा। मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। यानी स्वयंभू थे वह कौशलवासी, यानी कौशल के रहने वाले थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव 780-794 का मंत्री रैना धनंजय म्यानखेट ले गया था। यानी वह स्वयंभू को जो राष्ट्रकूट राजा था उसका सेनापति, उसका जो मंत्री रैना धनंजय मान्यखेट ले गया था। पुष्यदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। यानी पुष्यदंत का भी प्रदेश जो था वह दिल्ली के आसपास का ही था। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेट चले गए। यानी वह भी आक्रमण हुआ और वह भी स्वयंभू की तरह वह भी मान्यखेट चले गए। राष्ट्रकूट जैन थे। यानी राष्ट्रकूट जो थे वह जैन थे।
उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया, यानी राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपभ्रंश भाषा को संरक्षण दिया, यानी उसको संभालने का दायित्व किया। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था, कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी, यानी मध्य देश में मध्य देश में जो प्रतिहार राजा थे उनका कान्यकुब्ज नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, यानी कान्यकुब्ज की जो दरबार की भाषा थी वह संस्कृत थी। लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, यानी अपभ्रंश के कवि भी उसी प्रदेश में थे, कान्यकुब्ज में। जैसा स्वयंभू और पुष्यदंत से स्वतः सिद्ध है, पूरब में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला, यानी पूरब की ओर जो पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गटेरिया वंश था, यानी पाल जो वंश था वह गटेरिया वंश था। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया, यानी वह जो पाल वंश था उन्होंने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोक उन्मुख की भाषा थी, यानी अपभ्रंश जो थी उस समय बोलचाल की भाषा थी, लोगों द्वारा बोलने की भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, यानी वह पाल वंश में ही अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है, यानी अपभ्रंश भाषा का जो प्रचार प्रसार हुआ है वह मूल्यतः जैनियों ने किया है, जैनों ने भी किया है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यानी जैनों का जो व्यवसाय था वह व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था, यानी पश्चिम भारत के भाग में जो व्यापार करते थे वह मुख्यतः जैनियों का ही वहाँ पर वर्चस्व था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैली थी, यानी जैन व्यापारियों के कारण जो अपभ्रंश भाषा तो थी वह समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थी। यहाँ से बौद्ध साहित्य प्रारंभ होता है। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, यानी बौद्ध सिद्धों का जो समय है वह 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था, यानी बौद्ध और सिद्धों का जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र, वह बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल भाग था। यह ऐसा पूछा जाता है कि बौद्ध सिद्धों का कार्यक्षेत्र कौन सा था, निम्नलिखित में से बौद्ध सिद्धों का कार्यक्षेत्र कौन सा था। नीचे ऐसे पर्याय दिए जाते हैं, बंगला, असम, उड़ीसा और बिहार। फिर अन्य नीचे कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे। तो इसमें से जो है याद रखिए, बौद्ध सिद्धों का जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का जो समय माना है, इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह जो थी बौद्ध सिद्धों को साधना के केंद्र थे, उनकी साधना के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, यानी बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। इन बौद्ध सिद्धों की पहचान की शाखा अनेक उपशाखाओं में ब्रजयान शाखा से था, यानी वह बौद्ध सिद्धों की जो पहचान थी उनकी शाखा से थी और उनकी शाखाएं अनेक उपशाखाओं में ब्रजयान शाखा से था। इसमें तात्विक साधना का पूरा समावेश था, यानी जो तात्विक जो साधना थी उसका पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं, सिद्ध साहित्य भी, यानी उसी साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी कहते हैं। सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई है कि प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा सके, यानी सिद्धों की जो रचना है वह एक प्रबल रूप से, एक ज़्यादा संख्या में नहीं मिली है जो एक प्रमाणित रूप से उसको सिद्ध किया जा सके या लिखा जा सके। पर जो कुछ उपलब्ध हुई है उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर इनके प्रभाव का आकलन किया जाए, यानी ज़्यादा रचनाएं नहीं मिली है
नहीं मिली है सिद्धों की, लेकिन जो भी रचनाएं मिली है उसके उन रचनाओं के आधार पर जो उपलब्ध साहित्य, वह जो रचनाएं उपलब्ध हुई है उसके आधार पर तत्कालीन समय की, यानी जो सिद्धों की समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हिंदी के निर्गुण कवियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है, ऐसा भी आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार दिया, यानी कुछ जो लेखक थे, कुछ तो विद्वान थे, वो उस विद्वानों ने भ्रमण किया, तिब्बत नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धारण किया, यानी कुछ कृतियों का उन्होंने कुछ कृतियों का अध्ययन किया तथा वहाँ से पांडुलिपियाँ ले आए। जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, ऐसे राहुल सांस्कृत्या ने लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा, वहाँ से उन्होंने साहित्य ले आए से। इनके साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य वाच्यविद बेंटल ने किया था, यानी जो उन्होंने जो साहित्य ले आए नेपाल से, तिब्बत से, तो उनका जो संपादन कार्य है, उनका संपादन का कार्य प्राच्यविद बेंटल ने किया था। बाद में यानी महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्चा गीतों और दोहा कोशों का बोधगान व दोहा नाम से सन 1917 में संपादन प्रकाशित किया, यानी बाद में चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हजारी प्रसाद शास्त्री ने जो वह सिद्धों के चर्चा गीतों का संग्रह किया और उसको बोधगान व दोहा नाम से प्रकाशित 1917 में किया। इनकी पांडुलिपियाँ उन्हें नेपाल से मिली थी, यानी जो चर्चा सिद्धों के जो चर्चा गीत थे उनकी पांडुलिपि या हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल से मिली थी। 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने ले शाह मिस्तोक्सा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्चा पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया, यानी तिब्बतीय 1928 में मोहम्मद शहीदुल्लाह ले शाह मिस्तोक्सा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ से, यानी उस ग्रंथ का नाम है ले शाह मिस्तोक्सा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्चा पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रभोचंद्र बागची द्वारा तिलोप्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया, यानी दोहा कोश नाम से सरहप्पा, कन्हप्पा, तिलोप्पा इनको उपलब्ध हुआ और फिर उनके दोहे को दोहा कोश के नाम पर बागची ने प्रकाशित किया, छपवाया। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए, यानी जो राहुल जी थे, तो मेरी तिब्बत यात्रा यदि आप पढ़ोगे राहुल सांस्कृत्यायन का, तो उसमें उन्होंने उल्लेखित किया हुआ है कि वह उन्होंने तिब्बत से ही सिद्ध साहित्य के जो अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे उन्होंने तिब्बत यात्रा से ले आए। उनके चर्चा पदों और दोहों को हिंदी काव्य धारा शीर्षक से संपादित किया, यानी जो सिद्ध साहित्य के जो लाए थे, उनके सिद्ध साहित्य के जो चर्चा पद या और दोहो थे उन्होंने हिंदी काव्य धारा शीर्षक से संपादित किया राहुल सांस्कृत्यायन ने। इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिल गए थे, यानी पंडित जो बनारस के जो एक पंडित थे उनको, बौद्ध पंडित को कुछ अन्य सिद्ध ग्रंथ मिले थे। उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहांवास हो गया, यानी कुछ बौद्ध पंडित को बनारस में कुछ सिद्ध ग्रंथ मिले थे, उनका वह संपादन करने ही वाले थे, काम कर ही रहे थे, तभी उसका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। जिन 84 सिद्धों की जीवनियों और रचनाओं का थोड़ा बहुत पता है उनमें मुख्य है, यानी जो 84 सिद्ध है उन 84 सिद्धों का कुछ थोड़ा सा परिचय हुआ है, उसमें से कुछ जो नाम है वह नीचे है। सरहपा, शौरपा, लुईपा, दारिकपा, डोंबिपा, भुक्कू भूसुकपा, टंकीपा, कन्हप्पा आदि। इसमें भी सरहपा और कन्हप्पा का विशेष महत्व है, यानी उपर्युक्त नामों से सरहपा और कन्हप्पा यही विशेषतः महत्वपूर्ण है। अंततः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी, यानी इन्हीं दोनों की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध थे, यानी जो सिद्ध जो थे वह तांत्रिक बौद्ध थे।
तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। जो तांत्रिक जो साधना थी जादू टोना, वह सिद्धों ने उसका निर्माण नहीं किया था। यह बौद्धों, वैष्णवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। यानी जो बौद्ध वैष्णव में फैली हुई तांत्रिक साधना थी। पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिपरक हो गया था। यानी जो बौद्ध का धर्म का जो तंत्र था वह एक अधिक रहस्यवादी तथा विकृतिपरक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। यानी वह तांत्रिक साधना को लेकर बौद्धों के विद्वानों में मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे हास्योन्मुखी कहते हैं। सारे तंत्रवाद का मूल तत्वदेह है। यानी जो भी तंत्रवाद है वह तत्व देह से उपलब्ध हुआ है, चाहे वह बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। यानी कुछ तो भौतिकवाद है। कुलार्वन तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए। यानी जो कुलार्नव तथा अन्य लोगों पर यह जो भौतिकवाद है वह जबरदस्ती थोपे गए हैं। आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है, किंतु सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में यह मूल भौतिकवाद जीवित रहा। यानी जो किसानों के जो गीत थे उनके अंदर वह भौतिकवाद जो है जीवित रहा। ठीक इसके विपरीत दामोदरन का कहना है। दामोदरन जो है वह इसके विपरीत देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के विपरीत कहते, यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्गपूर्व यानी तंत्रवाद जो है उसने वर्गपूर्व समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया। यानी जो वह कृषि यानी किसानों का जो कबीला था, ऐसी एक सामान्य जनभाषा था, उसने वह अपनाया और आत्मसात कर लिया। किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे, यानी दोनों सिद्ध और बौद्ध जो थे दोनों एक ही थे, समूचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण यह है कि सामाजिक विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन जो एक दूसरी से 2000 वर्षों के काल द्वारा विभाजित, यानी जो बौद्ध सिद्धों की जो है 2000 वर्षों पूर्व की बात है और वह पर विभाजित थी, यह स्पष्ट कर देता है कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। यानी उस तत्कालीन समय में जो विकसित संप्रदाय था तथा कृषि उत्पादन अथवा कृषि उत्पादन या प्राचीन भारत दार्शनिक भौतिकवाद से, यानी जो तत्कालीन समय से भौतिकवाद तथा दार्शनिकवाद का कोई संबंध नहीं था। व्रजयान में व्रज शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया। यानी जो व्रजयान में जो व्रज शब्द है वह शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ब्रज पानी को यशों का एक देवता मानते हैं। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वह मानते हैं कि द्विवेदी जी पानी को एक यक्षों का देवता, यानी जो यक्षों के जो वंश थे उनका एक देवता मानते हैं। व्रज इंद्र का आयुध था। यानी व्रज जो था वह इंद्र का आयुष था, यानी अंग था। उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। यानी जो इंद्र के अंदर जो एक व्रज जो है इंद्र का आयुष एक अंग था, उसमें शत्रु का विनाश करने की एक शक्ति थी। व्रज को मणि भी कहते थे। यानी व्रज जो था उसको एक मणि भी कहते थे जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मि भी था। यह अमरत्व का साधन था। बाद में व्रज का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को ब्रज सत्व की संज्ञा मिली। ब्रज सत्व को समझना नैरात्म्य या निस्वभाव समझना है। यानी वह एक निस्वभाव समझना है।
इस नैरात्म्य का निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। यानी सिद्धों ने जो भी वह निस्वभाव था उस स्वभाव को ही उन्होंने सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है। यानी जो एक असामाजिक संभोग क्रिया जो है उसको अपनाया गया सिद्धों ने। इसका पौरोहित्य नीच जाति की स्त्री करती है जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। यानी वह जो अबाधित असामाजिक संभोग है उसको जो है पौराहित यानी जो पुरोहित या नीच जाति की स्त्री करती है उसको भैरवी या योगिनी कहा जाता है। प्रज्ञोपास स्त्री पुरुष और पंचमकार में जो है वह है मध्य मास मत्स्य मैथुन मुद्रा उनके साधन है। साध्य है महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। यानी महासुखवाद यानी संभोग की परम परिणति। जादू टोना मंत्र अभिचारी भी इसमें शामिल है। इन उपायों से सिद्ध ही प्राप्त होती है। यानी जो उपाय हो वह सिद्ध प्राप्त होते यानी वो मोक्ष प्राप्त होता है। यह सिद्ध साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो चाहे कबीलाई, यानी जो सिद्ध साधना थी कृषि अनुष्ठान से हो या कबीलाई उस कबीलाई में स्थापित हुई हो। आदिम प्रथाओं से है यह धर्म का विकासग्रस्त रूप। इसी सिद्ध से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो समाज का तो अकल्याणी हो। यानी व्यक्ति का कल्याण हो या न हो लेकिन समाज का अकल्याण होता है। उसके समाज को कोई लाभ नहीं होता। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटकर महासुख की ओर मोड़ देना है। यानी वो सिद्धों ने और बौद्धों ने जो है समाज का जो व्यक्ति का जो रुख था समाज के वह यथार्थ से सत्यता से हटकर केवल एक वह महासुख की ओर ही उसका ध्यान आकर्षित किया था। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं, यानी वो तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए उसका विरोध करते हुए दामोदरन लिखते हैं कि आदिम कबीलों में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी। यानी जो उस समय में जो आदिम कबीले थे उसमें जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी। यानी विज्ञान जिस प्रकार काम करता है उसी प्रकार वह उसी तंत्र साधना को दामोदरन उस कबीले के अंदर जो तंत्र साधना थी उसको विज्ञान की संज्ञा देते हैं। यद्यपि निषेधात्मक ढंग से उनका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने के फलस्वरूप हुआ था, किंतु मध्ययुगीन में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की। यानी उन्होंने जो तंत्र साधना अपनाई थी उसका जो एक प्राकृतिक कारणों से वह घटना फलस्वरूप हुई यानी उसको फलित हुई। लेकिन आधुनिक काल में या मध्य युग में विज्ञान ने वह सामाजिक भूमिका अदा की। यानी विज्ञान ने एक सामाजिक मूल्यों के आधार पर या सामाजिक दृष्टि से उसको निभाया है या स्थापित किया है। इसके सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली थी। अब यह विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज़ नहीं रह गई थी। यानी अब वो विज्ञान की चीज़ नहीं रही थी क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क में वही तंत्र साधना बैठी थी। उल्टी इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। यानी तंत्र साधना ने इतना जोर पकड़ा कि जो विज्ञान की प्रगति यानी विज्ञान ही इसके सामने रुक गया या वह विज्ञान को न मानकर वो तंत्र साधना को महत्व देने लगे। ग्राम समुदाय के गत्यवरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रगति को अवरोध कर दिया और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अभिज्ञ थी अधिक यथार्थ से भागने लगी जादू टोना तथा मंत्र तंत्र की शरण ढूंढने लगी। यानी जो जनता जो थी तत्कालीन अज्ञान था, इसी कारण वह एक विज्ञान को ठुकरा कर उस तंत्र मंत्र के पीछे ही भागने लगी तथा उस तंत्र मंत्र को ही अपनाने लगी विज्ञान को ठुकरा कर। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। यानी भारत में तंत्रवाद यही से उपजित हुआ है।
भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिर कला की दृष्टि से कितनी भी महान क्यों न हो, इसी महासुख के प्रतिबिंब है। यानी जो खजुराहो, भुवनेश्वर के जो मंदिर है, वहाँ पर का जो शिल्प है, वह ऐसी महासुखवाद के प्रतिबिंब है। यानी महासुखवाद के लिए ही उसका निर्माण किया है। इसलिए नाथों ने महासुखवाद महासुखवाद के विरुद्ध योग साधना का समर्थन किया। यानी नाथों ने महासुखवाद का विरोध करने के लिए योग साधना का समर्थन किया, योग साधना को अपनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।